अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम डेटाबेस से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए सबसे हम पहले हमारे पास एक डेटाबेस अवेलेबल होना चाहिए। तो पहले हम डेटाबेस के अंदर एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम अपने स्प्रिंग बोट एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे। तो डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले जाना होगा अपने प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। प्रोग्राम फाइल्स के अंदर यहाँ पे हमें जो भी हमारा डेटाबेस इंस्टॉल है, जैसे यहाँ पे मेरा मोंगोडीबी, माइस्क्ल, पोस्टग्रेस, कई सारे डेटाबेस इंस्टॉल है, तो मुझे अपने पोस्टग्रेस के अंदर जाना होगा। पोस्टग्रेस में अपना जो भी वर्जन यहाँ पे है उसके अंदर जाना है, बिन के अंदर जाना है। यहाँ पे अभी मैं अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ इस पर्टिकुलर पाथ पे। देखिए यहाँ पे प्रोग्राम फाइल PostgreSQL 17 बिन, ये जो कंप्लीट पाथ है वो पाथ यहाँ पे आ रहा है। मैंने यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन किया। ओपन करने के बाद अभी मुझे यहाँ पे डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है। डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए कमांड होता है PSQL माइनस, कैप्स में यू रखना है, POSTGRES, पोस्टग्रेस, अपना यहाँ पे यूजर नेम पास करना है। फिर ये पासवर्ड के लिए बोलेगा तो पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड हमने डाल दिया। अभी ये पोस्टग्रेस के अंदर चला गया। अभी मुझे यहाँ पे देखना है कि मेरे पास कौन-कौन से डेटाबेसेस अवेलेबल हैं। यहाँ पे मेरे पास ये अवेलेबल डेटाबेसेस हैं। यहाँ पे मुझे एक नया डेटाबेस क्रिएट करना है। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए बेसिक सिंपल कमांड होती है क्रिएट डेटाबेस। मुझे ई-कॉमर्स बनाना है, ई-कॉमर्स। डेटाबेस क्रिएट हो गया। अभी मैं वापस से देखता हूँ कि हमारे पास डेटाबेस अवेलेबल है या नहीं। हमारे पास डेटाबेस अवेलेबल है। अभी डेटाबेस क्रिएट होने के बाद फिर मैं यहाँ पे अपना डेटाबेस को, अगर मुझे ई-कॉमर्स के अंदर कोई कमांड चलानी है तो उसके लिए मेरे पास एक कमांड होती है यहाँ पे पोस्टग्रेस में /c। यहाँ पे मैं अब डेटाबेस का नाम डाल दूँ ई-कॉमर्स। ये क्या बोल रहा है, यू आर नाउ कनेक्टेड टू डेटाबेस ई-कॉमर्स एज पर यूजर पोस्टग्रेस, कि आप यूजर पोस्टग्रेस से ई-कॉमर्स को कनेक्ट हो गए हैं। अभी मैं यहाँ पे जो भी कमांड रन करूंगा वो बेसिकली ई-कॉमर्स पे रन होगी। तो अगर मैं यहाँ पे कमांड रन करता हूँ सो टेबल्स के लिए यहाँ पे पोस्टग्रेस में कमांड होता है /d/dt। तो यहाँ पे मेरे पास अभी डिड नॉट फाइंड एनी रिलेशन, कोई भी टेबल मेरे पास यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है। तो अभी हम इस डेटाबेस को अपने एप्लीकेशन के साथ, स्प्रिंग बोट एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करते हैं। वहाँ पे कुछ एंटिटीज क्रिएट करते हैं। एंटिटीज क्रिएट करके हम चेक करते हैं कि वो डेटाबेस में क्रिएट होती है या नहीं होती है। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने इंटेलिजे के अंदर। इंटेलिजे के अंदर ये हमारा एप्लीकेशन ऑलरेडी क्रिएटेड था। अभी इसके अंदर हम यहाँ पे सबसे पहले पैकेजिंग करते हैं। तो पैकेजिंग के लिए हमें चाहिए कंट्रोलर, सर्विस, रिपोजिटरी, एक यूटिल्स पैकेज चाहिए, कुछ कॉन्स्टेंट्स रखने के लिए, एंटिटीज चाहिए। तो वो सभी पैकेज हमें चाहिए। तो पहले एक बार पैकेज क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ पे अपनी क्लासेस एंड कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे। तो हमारे सभी पैकेजेस क्रिएट हो गए हैं। अभी हम सबसे पहले एंटिटीज़ क्रिएट करते हैं। तो एंटिटीज़ क्रिएट करने के लिए जनरली हमारे पास क्या होता है, कुछ कॉमन फील्ड्स होते हैं जो सभी एंटिटीज़ के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं। तो जो हमारे कॉमन फील्ड्स हैं उनको हम एक पर्टिकुलर क्लास में बनाएँगे। उस क्लास को सभी जो अदर एंटिटीज़ हैं वो एक्सटेंड करेंगी। तो वो फील्ड्स क्या होगा, कॉमन फील्ड्स, कॉमन नेम सभी हर एक एंटिटीज़ के अंदर क्रिएट हो जाएँगे। वो कॉमन फील्ड्स हर एक टेबल के अंदर क्रिएट हो जाएँगे। प्लस साथ में हम क्या करेंगे, हम कॉमन एंटिटी बनाने के साथ-साथ हम वहाँ पे ना एक ट्रैक भी रखेंगे, क्रिएटेड डेट एंड लास्ट मॉडिफाइड डेट। 2 चीज़ें हम वहाँ पे रखेंगे जो डिफ़ॉल्ट फ़ील्ड्स होंगे, खुद से अपडेट होंगे, जिनमें हमें कोई भी चेंज नहीं करना है। ये जो खुद से अपडेट होने वाले फ़ील्ड्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं ऑडिटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ऑडिटिंग बेसिकली हमें अभी अपने एप्लीकेशन के अंदर डालना है। ऑडिटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ़ीचर होता है जो हम जनरली एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ करते हैं, जो हमारा डिफाइन करता है कि हमारे एप्लीकेशन में कब क्या चेंज हुआ था और किसने किया था। तो अभी हम सिक्योरिटी यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम किसने किया था वो पॉइंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या चेंज कितने टाइम पे हुआ था वो हम अभी ट्रैक कर सकते हैं। तो जो ऑडिटिंग का फीचर है जेपीए हमें प्रोवाइड करता है, तो हम ऑडिटिंग अपने एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कॉमन फील्ड्स की एक क्लास बनाते हैं, उसके अंदर ऑडिटिंग इम्प्लीमेंट करते हैं। देन फिर हम एक यहाँ पे एंटिटी क्लास बनाएंगे, उसके ऊपर हम अपना CRUD ऑपरेशन कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बेस एंटिटी बनाता हूँ जिसको सभी एंटिटीज एक्सटेंड करने वाली है इन फ्यूचर। ओके, तो बेस एंटिटी हम बेस एंटिटी के नाम से ही बना लेते हैं। न्यू जावा क्लास क्रिएट करना है।
अभी बेस एंटिटी पे हमारी एनोटेशंस कौन कौन सी आने वाली है, सिंपल लोमबॉक एनोटेशंस आने वाली हैं गेटर सेटर के लिए, कि हम गेटर सेटर कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर वो हम सभी प्रोवाइड यहाँ से कर सकें। तो उसके लिए हम यूज कर लेते हैं गेटर सेटर ऑल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे हम इस एंटिटी को एक्सटेंड करने वाले हैं बाकी सभी एंटिटीज में। तो उसके लिए ये वाले फील्ड्स उन्हीं पर्टिकुलर टेबल्स के अंदर जो अदर हम एंटिटीज क्रिएट करेंगे उन टेबल्स के अंदर क्रिएट हो जाएं। उसके लिए यहाँ पे हमें एक एनोटेशन प्रोवाइड किया जाता है @map सुपर क्लास, मैप सुपर क्लास प्लस साथ में जो हम यहाँ पे ऑडिटिंग के लिए फील्ड रखने वाले हैं, जैसे हमारा टाइम की क्रिएटेड डेट एंड लास्ट मॉडिफाइड टाइम, लास्ट मॉडिफाइड डेट। तो वो जो दो फील्ड्स हैं हमारे, उसके लिए यहाँ पे एक और एनोटेशन प्रोवाइड करता है जेपीए एंटिटी लिसनर, एंटिटी लिसनर, और इसके अंदर हमें ऑडिटिंग के लिए पैरामीटर पास करना होगा, ऑडिटिंग ऑडिटिंग एंटिटी लिसनर डॉट क्लास। तो अभी हमारी जितने भी एनोटेशन वगैरह हमें लगानी थी हम लगा चुके हैं। अभी हम अपने फील्ड्स क्रिएट करते हैं। जैसे हमारा सबसे पहला फील्ड होने वाला है एंटिटी, जो हमारा लॉन्ग टाइप का वैल्यू रहेगा। अभी हमें इसको ऑटो जनरेशन और प्राइमरी की क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम एनोटेशन डाल देते हैं ऑटो जनरेशन प्राइमरी की के लिए @id एंड जनरेटेड वैल्यू स्ट्रेटजी जनरेटेड टाइप आइडेंटिटी, और यहाँ पे अभी हम और पैरामीटर क्रिएट कर लेते हैं प्राइवेट। स्ट्रिंग टाइप के लिए हम एक स्टेटस क्रिएट कर लेते हैं। स्टेटस बेसिकली हमारा यस और नो होगा, y/n। हम डेटाबेस में दो ही वैल्यू रख रहे होते हैं, तो बाय डिफॉल्ट जब भी हम कोई स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर किसी भी डेटाबेस में क्रिएट करते हैं एंटिटी के थ्रू, उसकी लेंथ होती है 255 कैरेक्टर्स। तो हमें यहाँ पे 1 कैरेक्टर की नीड है ओनली, तो यहाँ पे हम अननेसेसरी डेटाबेस को बर्डन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपली एक कैरेक्टर का फील्ड बनाएंगे, अपनी लेंथ जो पास करेंगे 1 करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास कॉलम यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे LENGTH लेंथ हम पास कर सकते हैं एज 1। ओके, तो हमने यहाँ पे अपनी लेंथ क्रिएट कर ली। इसके बाद हमारा आता है ऑडिटिंग के लिए, हम यहाँ पे दो फील्ड्स क्रिएट करने वाले हैं। तो ऑडिटिंग के लिए हमारा रहेगा प्राइवेट लोकल डेट टाइम, जो हमारा रहेगा क्रिएटेड डेट और यू कैन से क्रिएटेड एट। अभी इस पे हमें एक एनोटेशन डालना होता है @created डेट, और यहाँ पे हमें कॉलम की वैल्यू, कॉलम का टाइप डिफाइन करना होगा कि कॉलम पे हम क्या क्या रिस्ट्रिक्शन डालने वाले हैं। जैसे कॉलम का नाम अगर मैं रखता हूँ, कॉलम का नाम मैं यहाँ पे रख सकता हूँ CREATION क्रिएशन डे, और यहाँ पे हमारा इंसर्टेबल ट्रू होगा लेकिन अपडेटेबल फॉल्स होगा। तो क्रिएटेड क्या मीन्स, जब हमारा कोई भी रिकॉर्ड पहली बार क्रिएट होगा तभी उसको हम क्रिएट कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू चेंज होगी क्रिएटेड एट की। लेकिन अगर उसमें कोई अपडेट कुछ हो रहा है पर्टिकुलर रिकॉर्ड के अंदर, तो क्रिएटेड नहीं चेंज होना चाहिए कि ये रिकॉर्ड कब क्रिएट हुआ था। वो आता है हमारा लास्ट मॉडिफाइड के अंदर, जो अभी सपोज किसी ने कुछ भी चेंज किया तो लास्ट मॉडिफाई कब हुआ था, वो आता है हमारा अपडेटेड डेट, और यू कैन से लास्ट मॉडिफाइड डेट। तो यहाँ पे हमारा ये मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे हम क्रिएटेड एट को, हम सिर्फ फर्स्ट टाइम इंसर्ट कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे इंसर्टेबल ट्रू डालना होगा एंड अपडेटेबल फॉल्स डालना होगा। ये हमारा एक फील्ड बन के रेडी हो गया है। अब हमारा दूसरा फील्ड आता है लास्ट मॉडिफाइड के लिए, प्राइवेट लोकल डेट टाइम, यहाँ पे आएगा लास्ट लास्ट मॉडिफाइड डेट लास्ट मॉडिफाइड डेट। ओके, कैमल केस में हमें लिखना है ग्रेट, यहाँ पे आएगा हमारा लास्ट मॉडिफाइड डेट, और इस पे भी हम यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस या कुछ भी हम जो डिफाइन करना चाहते हैं वो हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं बस यहाँ पे नेम डिफाइन कर रहा हूँ, अपडेटेड डेट। तो ये सिमिलर रहेगा क्रिएशन डेट और अपडेटेड डेट। यहाँ पे हमारे जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स थे वो क्रिएट हो चुके हैं। अभी हमारा बेस एंटिटी रेडी है बिल्कुल। अभी हम इसको किसी भी अदर एंटिटी पे एक्सटेंड करके यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये 4 फील्ड्स हमारे हर जगह अवेलेबल रहेंगे। हर एक एंटिटी पे जिसको भी हम इसका एक्सटेंड कर लेंगे बेस एंटिटी को, हर जगह ये 4 फील्ड्स हमारे अवेलेबल रहेंगे। डेटाबेस टेबल के अंदर भी ये 4 फील्ड्स हमारे हर एक टेबल के अंदर क्रिएट
हो जाएँगे। अभी हम सबसे पहले किस करंट ऑपरेशन पे हम यहाँ पे काम कर सकते हैं? तो जो हमारा एप्लीकेशन है, हमारा ई-कॉमर्स का एप्लीकेशन है। ई-कॉमर्स एप्लीकेशन में हम सबसे पहले अपना रोल बेस एक्सेस कंट्रोल कर रहे हैं। तो रोल बेस एक्सेस कंट्रोल जनरली किस चीज़ पे होता है? हमारे टैब्स पे होता है कि हमारा किन टैब्स का एक्सेस किस यूज़र को रहने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टैब्स ही क्रिएट करने वाले हैं। टैब्स क्रिएट करने के लिए जनरली हमें सिंपली टैब्स का नाम और उनका एपीआईज़ का यूआरएल 2 चीज़ें हमें रखनी है, जिससे कि हम एपीआईज़ का एक्सेस मैनेज कर पाएँ टैब्स के थ्रू। कि पर्टिकुलर टैब का एक्सेस अगर सेलर को है तो इस टैब से रिलेटेड जितनी भी एपीआईज़ हैं उन सभी एपीआईज़ का एक्सेस सेलर को रहे। बाकी किसी भी यूज़र को उन सभी एपीआईज़ का एक्सेस ना रहे। तो वो हम मैनेज करने वाले हैं टैब्स के थ्रू, जो इन फ्यूचर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना टैब्स क्रिएट करते हैं। टैब्स क्रिएट करने के बाद में फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो टैब्स के लिए एक हमें एंटिटी क्रिएट करना होगा, उसके लिए कर्ड ऑपरेशन बनाना होगा, डेटाबेस में हम टैब्स को क्रिएट कर पाएँ और उसके बेसिस पे फिर हमें आगे प्रोसीड करना है कि वो पर्टिकुलर टैब किस रोल के साथ लिंक है, वो पर्टिकुलर रोल किस यूज़र के साथ लिंक है। डेफ़िनेटली तो हमें यूज़र को एक्सेस प्रोवाइड करना है ना, तो हम यूज़र को सेलर का रोल प्रोवाइड करेंगे, यूज़र को हम कस्टमर का रोल प्रोवाइड करेंगे। फिर जो सेलर है, उस सेलर को किन टैब्स का एक्सेस होगा, तो एक लिंकिंग बनेगी यहाँ पे, जो हम मैपिंग के थ्रू डिफ़ाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम टॉप आइडिया टैब्स पे चलते हैं और टैब्स को हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो टैब्स के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक एंटिटी क्रिएट करना होगा, टैब करके। टैब टैब मैंने क्रिएट कर लिया। अभी गेटर सेटर सभी के लिए नॉर्मल है, प्रोवाइड करने ही होते हैं। और जब भी हमें किसी को एंटिटी बनाना हो तो उस पे हमें एंटिटी एनोटेशन लगाना होता है। बेस एंटिटी पे डेफिनेटली हम एंटिटी एनोटेशन नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये फील्ड्स बाय डिफ़ॉल्ट टैब के थ्रू जाने वाले हैं। तो एंटिटी हमारा टैब है, वो बस इनहेरिटेड फील्ड्स हैं जो टैब के अंदर क्रिएट हो जाएंगे पेरेंट के थ्रू। तो यहाँ पे हमें चाइल्ड पे एंटिटी लगाना होता है। अब ये क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा बेस एंटिटी को, कि बेस एंटिटी के अंदर जो भी फील्ड्स हैं उन सभी को ये यहाँ पे अपने पास ले पाए। अभी उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा कि कौन-कौन से फ़ील्ड्स हमें यहाँ पे टैब्स के लिए क्रिएट करने होंगे। तो टैब्स के लिए जनरली हमारे पास यहाँ पे एक तो एपीआई का यूआरएल है। एपीआई का यूआरएल हमें प्रोवाइड करना होगा, टैब का नाम प्रोवाइड करना होगा और डेफ़िनेटली एक ऑर्डर में हमारे पास टैब्स डिफ़ाइन होते हैं कि हमारा फर्स्ट नंबर पे आएगा, सेकंड नंबर पे आएगा, थर्ड नंबर पे आएगा। तो वहाँ पे हम ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं टैब्स का अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पे हम उसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना ऑर्डर देने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा रहेगा एक स्ट्रिंग टाइप का फ़ील्ड हम लेंगे, प्राइवेट स्ट्रिंग टैब नेम। इसके अंदर हम टैब का नाम रखने वाले हैं एंड प्राइवेट स्ट्रिंग एपीआईज़ बेस यूआरएल। ये कैमल केस में लिखते हैं यहाँ पे सब कुछ हम यूआरएल। ओके, तो यहाँ पे हमारे 2 फ़ील्ड बन गए। अब इनकी लेंथ भी बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली है, मैक्सिमम हम यहाँ पे 50 कैरेक्टर लेंथ क्रिएट करने वाले हैं। कॉलम लेंथ यहाँ पे 50 और यहाँ भी अगर कहीं पे नीड होगा हम इसकी लेंथ को रन टाइम पे डेटाबेस में क्वेरी मार के बढ़ा लेंगे। 53 है। तो अभी हमारे पास एंटिटी हमारी बन चुकी है। एंटिटी बनने के बाद अभी हमें इसके लिए कर्ड ऑपरेशन रखना है कि हम डेटाबेस में एंट्री क्रिएट कर पाएँ, डेटाबेस से डेटा ले पाएँ, हम उस डेटा को डिस्प्ले पे दिखा पाएँ, उसमें कुछ अगर हमें अपडेट करना है अपडेट कर पाएँ और अगर कोई एंटिटी हमें डिलीट करना है, कोई रिकॉर्ड हमें डिलीट करना है तो हम डिलीट कर पाएँ। कर्ड ऑपरेशन बेसिकली हमारे 4 टाइप का होता है। क्रिएट अ न्यू एंट्री, अपडेट, फॉर पुट हमें कोई भी रिकॉर्ड अपडेट करना है, डिलीट हमें कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट करना है एंड गेट जो मस्ट होता है हर एक जगह हम डेटा को सबसे पहले व्यू ही कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हमारे पास गेट होता है कि डेटाबेस से हम डेटा को ला पाएँ और स्क्रीन पे अपने विजिबल पैनल में उसको शो कर पाएँ। तो उसके लिए हमें अपना कर्ड ऑपरेशन यहाँ पे क्रिएट करना है। अब कर्ड ऑपरेशन के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ मैपिंग्स होती हैं जो मैं अभी डिफाइन करने वाला हूँ। यहाँ पे हमें टैब्स के लिए एपीआई लिखनी है, तो टैब्स कंट्रोलर, टैब टैब कंट्रोलर हमें क्लास क्रिएट कर लेते हैं और इसको कंट्रोलर बनाने के लिए हमें यहाँ पे रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन लगाना होता है। रेस्ट कंट्रोलर बेसिकली क्या करता है कि इसके अंदर हम जो भी मेथड्स लिखेंगे उन मेथड्स को हम किसी पर्टिकुलर एपीआई एनोटेशन से एनोटेट करेंगे, तो ये एक कंट्रोलर की तरह बिहेव करेगा। मीन्स यहाँ पे हमारा लैंडिंग होगी किसी भी एपीआई के लिए, जब भी जिस भी एपीआई को हम हिट करना चाह रहे हैं उसके लिए यहाँ पे लैंडिंग होगी। अब एपीआई का हमें बेस यूआरएल डिफाइन करना होता है कि हमारी एपीआई का बेस यूआरएल क्या रहेगा। जैसे जो टैब्स है, टैब्स किसके अंडर आता है, रोल बेस एक्सेस कंट्रोल किसके अंडर आता है, जो सबसे सीनियर पोजीशन पे होता है और
बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशंस में अगर हम एक सिंपल वे में बात करें तो सबसे सीनियर पोज़ीशन पे एडमिन होता है किसी भी चीज़ का। तो हम यहाँ पे एडमिन का ही एक एक्सेस बनाते हैं कि इन पर्टिकुलर टैब्स को जो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल है, इसका पूरा कंट्रोल एडमिन के पास रहे। फिर हम कुछ टैब्स बनाएँगे जिनका कंट्रोल सेलर के पास रहेगा, सेलर यूज़ कर पाएगा। कुछ टैब्स बनाएँगे जिनका कंट्रोलर हमारा कस्टमर के पास रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एडमिन के लिए कि एडमिन जो एक यूज़र हम क्रिएट करेंगे उसको हमारे किस-किस टैब्स का एक्सेस रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे यूआरएल डिफाइन करने वाले हैं। तो टैब में अगर कोई भी चेंज करना है, रोल में कोई भी चेंज करना है, यूज़र में कुछ चेंज करना है, वो सभी चेंजेस सिर्फ़ एडमिन कर पाएगा। अगर हाँ, हमने कोई मैं एक सेलर हूँ, मैंने कोई प्रोडक्ट पब्लिश किया, तो उसमें चेंज की नीड मुझे है कि मुझे उसकी क्वांटिटी अपडेट करनी है, मुझे उसका प्राइस अपडेट करना है, उस सब का एक्सेस सेलर को रहेगा। तो वही अकॉर्डिंगली हम सब कुछ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बेस यूआरएल डिफाइन करते हैं टैब्स के लिए जो कि एडमिन को एक्सेसिबल रहेगा इन फ्यूचर। अभी सिक्योरिटी नहीं है इसलिए अभी पब्लिक एक्सेसिबल रहेगा। हम बिना किसी सिक्योर्ड कम्युनिकेशन के उसको एक्सेस कर पाएँगे। तो यहाँ पे हम अगर हमें किसी भी कंट्रोलर पे कोई यहाँ पे बेस यूआरएल डालना होता है तो उसके लिए एनोटेशन होती है रिक्वेस्ट मैपिंग। रिक्वेस्ट मैपिंग एनोटेशन के अंदर हम यहाँ पे अपना बेस यूआरएल पास कर सकते हैं। जैसे हमारा रहेगा एपीआई स्लैश अभी हम वर्ज़न 1 पे काम कर रहे हैं। बेसिकली हमने अपना स्टार्ट ही किया है एप्लीकेशन और ये एक्सेसिबल किसको रहेगा? एडमिन को रहेगा बाद में और यहाँ पे हमारा किस टाइप का यहाँ पे हम एपीआईज़ बना रहे हैं टैब। अभी इसके अंदर हम एपीआई क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एपीआई क्रिएट कर ले तो एपीआई क्रिएट करने के लिए हम एक पब्लिक मेथड बनाते हैं जो हमारा रहेगा रेस्पॉन्स एंटिटी यहाँ पे जेनेरिक टाइप पास कर लेते हैं। किसी भी टाइप का हम रेस्पॉन्स पास करेंगे वो यूआई को चला जाएगा। हम यहाँ पे करते हैं क्रिएट टैब एंड देन यहाँ पे हम टैब के अंदर अपना क्रिएट टैब इसको कैमल केस में लिखना होगा नहीं तो एरर शो करता रहेगा। एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी और यहाँ पे टैब को हम ले लेते हैं। तो यूआई से अगर मैं टैब के फ़ील्ड्स का डेटा भेज रहा हूँ, उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी डालना होता है कि वो जो जेसन डेटा आ रहा है, उसको कन्वर्ट करके मेरे टैब क्लास जो है, उसके ऑब्जेक्ट के अंदर रन टाइम पे डाल पाए। तो ये क्या है, एक मतलब रिक्वेस्ट बॉडी एक्सेप्ट करने के लिए हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी एनोटेशन प्रोवाइड करता है स्प्रिंग बूट कि हम जेसन ऑब्जेक्ट को अपने क्लास के अंदर कन्वर्ट कर पाएँ। जो-जो फ़ील्ड मैच हो रहे हैं, उनकी वैल्यू वो सेट कर पाएँ। वही यहाँ पे करते हैं। अब यहाँ पे हमें रिटर्न करना है। रिटर्न रिटर्न हम क्या कर सकते हैं रेस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके और यहाँ पे हम अपना बॉडी का ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं जो कि मैं अभी नल सेट कर रहा हूँ। तो ये हमारा हो गया। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है सर्विस हमारा बेसिकली होता है लॉजिक के लिए और लॉजिक हमारा कैसे चलता है कंट्रोलर सर्विस एंड देन रिपोजिटरी। कंट्रोलर सिर्फ कॉल एक्सेप्ट करने के लिए होता है, रिपोजिटरी सिर्फ डेटाबेस कम्युनिकेशन के लिए होता है और दोनों को कंट्रोलर से रिक्वेस्ट जाती है सर्विस पे और सर्विस कॉल करता है रिपोजिटरी को डेटाबेस से डेटा लेके आता है। अगर वहाँ पे कोई चेंज करना है उसको चेंज को प्रोसेस करता है एंड देन कंट्रोलर को रेस्पॉन्स रिटर्न कर देता है। तो ये एक्चुअल में एक फ्लो होता है। तो यहाँ से मुझे अगर सर्विस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो मुझे सर्विस की यहाँ पे नीड होगी। सर्विस का अगर मुझे मेथड कॉल करना है तो मुझे यहाँ पे सर्विस के ऑब्जेक्ट की नीड होगी। अब सर्विस का ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे कैसे डाल सकता हूँ? हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या है कि ये स्टीरियोटाइप एनोटेशन होता है। तो स्प्रिंग आईएसए कंटेनर उसका ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना के रख देगा मेरे लिए, मुझे उसे यहाँ पे इंजेक्ट करना है। अब इंजेक्ट करने के मल्टीपल वेज़ हैं हमारे पास। जैसे मैं ऑटो वायर के थ्रू इंजेक्ट कर सकता हूँ, सेटर इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट कर सकता हूँ, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट करूँगा जो कि हमारा सबसे बेस्ट सिक्योर वे होता है इंजेक्ट करने के लिए और जैसे ही हमारा बिन बनेगा उसके अंदर उसका ऑब्जेक्ट इंजेक्ट हो जाएगा, उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। वो एक इम्यूटेबल इंजेक्शन होता है। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन इज अ बेस्ट इंजेक्शन दैट वी कैन यूज टू इंजेक्ट द ऑब्जेक्ट इन द रिक्वायर्ड रेफरेंस। तो यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के लिए हम क्या करते हैं बेसिकली सबसे पहले अपना रिक्वायर्ड वेरिएबल बनाते हैं प्राइवेट टाइप का और जो हमारा होता है फाइनल, क्योंकि जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट बनता है वो इंजेक्ट कर जाता है। प्राइवेट फाइनल यहाँ पे मुझे चाहिए टैब सर्विस एक्चुअली अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो ऑब्जेक्ट भी नहीं बन पाएगा। सबसे पहले मुझे यहाँ पे जाना होगा टैब सर्विस के अंदर एक टैब सर्विस क्लास यहाँ पे क्रिएट करना होगा। टैब सर्विस मैं यहाँ पे क्लास क्रिएट कर देता हूँ और इसका नोटेशन डाल देता हूँ सर्विस। तो अभी आईसी कंटेनर इसका ऑब्जेक्ट बना पाएगा इंजेक्ट करने के लिए, तो मुझे ये अलाउ भी करेगा इसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट डालने के लिए। टैब सर्विस टैब सर्विस पब्लिक टैब कंट्रोलर यहाँ पे मैं इसको जो ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करेगा कंस्ट्रक्टर के थ्रू इंजेक्ट कर देता हूँ टैब सर्विस और दिस डॉट टैब सर्विस इक्वल्स टू टैब
सर्विस, ये मेरा यहाँ पे इंजेक्ट हो गया है। अभी क्या, अभी मैं टैब सर्विस का मेथड यहाँ से कॉल कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ टैब सर्विस डॉट क्रिएट टैब, और मैं अपना ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास कर देता हूँ। तो ये ऑब्जेक्ट मेरा इस टैब क्रिएट टैब मेथड के अंदर चला जाएगा, और मैं यहाँ पे क्लिक करके ये क्या करता है, हमें इंटेलिजेंट सर्विस प्रोवाइड करता है कि वो हमारे बिहाफ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है। अभी यहाँ पे हमारा कैमल केस में नहीं है, जिसको मैं चेंज कर लेता हूँ रिफ्लेक्ट करके। ये दोनों जगह पे जहाँ जहाँ भी है वहाँ पे चेंज कर देगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा रिटर्न टाइप क्या रहेगा, बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, बट यहाँ पे हमारा टैब रहेगा रिटर्न टाइप। अच्छा, अब यहाँ से मुझे ऑब्जेक्ट को डेटाबेस के अंदर डालना है। डेटाबेस के अंदर ऑब्जेक्ट डालने के लिए मुझे किसकी नीड है, रिपोजिटरी की, क्योंकि वो हमारा एक पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन होता है डेटाबेस के साथ, जेपीए रिपोजिटरी। तो मैं एक रिपोजिटरी क्रिएट कर लेता हूँ टैब की, जो जेपीए रिपोजिटरी के बेसिस पर वर्क करेगा। तो मैं यहाँ पे एक टैब रिपोजिटरी क्रिएट कर लेता हूँ। और बेसिकली हम जो रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं, जो जेपीए रिपोजिटरी के थ्रू वर्क करता है, वो होता है इंटरफेस। तो मैंने यहाँ पे टैब रिपोजिटरी इंटरफेस क्रिएट किया, जो एक्सटेंड करेगा जेपीए रिपोजिटरी इंटरफेस को। अभी यहाँ पे मुझे दो पैरामीटर पास करने हैं जेनिक्स के अंदर। पहला पैरामीटर होता है हमारी क्लास। क्लास हमारी कौन सी है, एंटिटी हमारी क्या है जिसपे उसको वर्क करना है, टैब है। और उसके अंदर प्राइमरी की जो है उसका टाइप यहाँ पे पास करना होता है। प्राइमरी की का जो टाइप है हमारा यहाँ पे लॉन्ग है। ओके, अभी ये हमारा रेडी है, हम इसको ऑब्जेक्ट इंजेक्ट कर सकते हैं, उसके थ्रू डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट इंजेक्ट करने का वही सिंपल तरीका हमारा होता है, प्राइवेट फाइनल। हमें अभी टैब रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हम यहाँ पे करेंगे टैब रिपोजिटरी, और यहाँ पे होगा हमारा टैब रिपोजिटरी। अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करेंगे, तो पब्लिक टैब सर्विस, टैब सर्विस क्लास का कंस्ट्रक्टर हम बनाएंगे, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम पैरामीटर पास करने वाले हैं टैब रिपोजिटरी, जो आईओसी कंटेनर बना के यहाँ पे कॉल करेगा, इसको पास करेगा। और हम दिस के थ्रू इस वाले टैब रिपोजिटरी के अंदर ये वाला ऑब्जेक्ट जो आईसी कंटेनर ने पास किया है डाल देंगे। तो अभी हमारे पास टैब रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट अवेलेबल रहेगा। तो अभी इस टैब रिपोजिटरी के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस के अंदर डेटा सेव कर सकते हैं। जैसे ये हमें सेव मेथड ऑलरेडी प्रोवाइड करता है, और भी बहुत सारे मेथड हमें प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पे ये हमें प्रोवाइड करता है सेव डिलीट ऑल, डिलीट ऑल, डिलीट ऑल बाई आईडी, डिलीट ऑल बाई आईडी इन बैच, डिलीट ऑल इन बैच। तो ये यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मेथड्स प्रोवाइड करता है जेपीए, और जेपीए और भी बहुत कुछ प्रोवाइड करता है जो हम इन फ्यूचर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर मैं टैब पास कर देता हूँ, तो ये मेरा टैब के ऑब्जेक्ट को डेटाबेस में डाल देगा, जिसका रिटर्न टाइप अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल स्पेस करता हूँ, तो ये बताता है कि जिस टाइप का डेटा मैंने डेटाबेस के अंदर डाला, उसी टाइप का उसका रिटर्न टाइप रहेगा। तो मैं अगर इसको यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि मुझे रिटर्न में टैब की ही डिटेल्स चाहिए। तो हम एक बार इस क्वेरी, इस एपीआई को रन करके चेक कर लेते हैं, ये एपीआई हमारा क्या रिस्पॉन्स करता है। ओके, ये यहाँ पे डेटा सोर्स यूआरएल। ओके, तो हमने एपीआई तो लिख लिया, लेकिन अभी हमने डिफाइन नहीं किया कि हमारा डेटाबेस के साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा। डेटाबेस की डिटेल्स हमने अपनी एप्लीकेशन को अभी प्रोवाइड नहीं की है। तो बेसिकली डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए हमें जो प्रॉपर्टीज फाइल एक स्प्रिंग बूट प्रोवाइड करता है, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी रिजोल्व कर देता है। हमें बस कुछ पैरामीटर्स पास कर देते हैं यहाँ पे की वैल्यूज फॉर्म में, और ये क्या करेगा, हमारा उन पैरामीटर्स के बेसिस पर डेटाबेस के साथ एक कनेक्शन क्रिएट कर देगा, एंड हमारा कम्युनिकेशन डेटाबेस के साथ स्टार्ट हो जाएगा। इस से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे हमें जो प्रॉपर्टीज डालनी है, उसमें सबसे पहले आता है हमारा डेटाबेस का यूआरएल, जिससे हमें कनेक्ट करना है। तो डेटाबेस यूआरएल कनेक्ट करने के लिए जो हमारी प्रॉपर्टी का नाम जो होता है, वो होता है हमारा स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूआरएल, ये हमारा प्रॉपर्टी का नाम हुआ। अब इसमें हमें डालना है कि हमारा किस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, और डेटाबेस का हमें यहाँ पे कंप्लीट पार्ट डालना है विद डेटाबेस नेम। ओके, तो हमारा जेडीबीसी से हम कनेक्ट कर रहे हैं, डेटाबेस हमारा पोस्टग्रेस है, पोस्टग्रेसक्यूएल कोलन डबल स्लैश, और हमारा लोकल होस्ट पे है, लोकल होस्ट कोलन, और जो पोर्ट नंबर है हमारा डेटाबेस का भी वो डालना है। पोस्टग्रेस का बाय डिफॉल्ट पोर्ट होता है 5432 प्लस। अभी यहाँ पे हमें अपना डेटाबेस का नाम डालना है, ई कॉमर्स क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे हमारा एसएसएल डिसेबल होता है, इसलिए हम यूज एसएसएल
फॉल्स करेंगे। ओके, अभी सेकंड प्रॉपर्टी हमारी आती है, हमें डालना है यहाँ पे ड्राइवर क्लास नेम। जो हमने होम डॉट एक्सएमएल के अंदर ड्राइवर लोड किया था, होम डॉट एक्सएमएल के थ्रू मैन डिपेंडेंसी डाल के जो हमने ड्राइवर लोड किया है, अभी हमें उसका क्लास नेम डालना है कि हम किस क्लास, कौन सा ड्राइवर क्लास नेम यूज़ करने वाले हैं। तो उसके लिए हमारी प्रॉपर्टी होती है स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट ड्राइवर ड्राइवर क्लास नेम। ओके, सो ये हो गया हमारा ड्राइवर क्लास नेम। अब ड्राइवर क्लास नेम हमारा है org डॉट पोस्टग्रेस डॉट ड्राइवर। अच्छा, हमने जो डिपेंडेंसीज डाली थी वो हमारी एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज के अंदर आती हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक पोस्टग्रेस की डिपेंडेंसी मिलेगी। पोस्टग्रेस की हमें यहाँ पे एक डिपेंडेंसी मिलने वाली है। पोस्टग्रेस 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 ओके, org डॉट पोस्टग्रेस, ये वाली हमारी डिपेंडेंसी। इसके अंदर हम यहाँ पे org डॉट पोस्टग्रेस के अंदर यहाँ पे हमें ड्राइवर एक क्लास मिलने वाली है, ये ड्राइवर क्लास। इसके अंदर एक्चुअल में कोड होता है जो हमें डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। वही पाथ हमें यहाँ पे पास करना होता है कि हमारी ड्राइवर क्लास कहाँ पे है, जो हमने डिपेंडेंसी डाली है उसने हमारी ड्राइवर क्लास जो लोड की है क्लास पाथ के अंदर, वो कहाँ पे है, उसका हमें यहाँ पे पाथ देना होता है। उसके बाद आता है हमारा डेटाबेस का यूज़र नेम और पासवर्ड। उसके लिए प्रॉपर्टी का नाम होता है स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूज़र नेम, जो कि हमारा है पोस्टग्रेस। और ये ऐसे ही हमें यहाँ पे, ये मिस्टेक हो गया, ऐसे ही हमें यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट पासवर्ड, जो हमारा रहने वाला है पोस्टग्रेस। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें एक प्रॉपर्टी और डालना है जिसके थ्रू हम डिफाइन करते हैं कि जितनी भी हमारी एंटिटी क्लासेस बनी है उनकी हमें डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करनी है या टेबल अपडेट करनी है। तो उसका हमें यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और डिफाइन करना होगा, ddl डॉट ऑटो। तो इसमें जो हमारी प्रॉपर्टी का नाम होता है वो होता है स्प्रिंग डॉट jpa डॉट हाइबरनेट डॉट ddl हाइफन ऑटो। ओके, इसके प्रॉपर्टी का यहाँ पे दो वैल्यूज होती है, क्रिएट होता है, एक अपडेट होता है। तो क्रिएट और अपडेट में क्या डिफरेंस होता है, बेसिकली जब अगर हमने यहाँ पे क्रिएट रखा तो क्रिएट का मीनिंग है जब भी हम अपना प्रोजेक्ट रन करेंगे हर बार वो डेटाबेस से पुरानी सारी टेबल्स हटा देगा और नई टेबल्स फ्रेश क्रिएट कर देगा ब्लैंक डेटा के साथ। बट अपडेट के केस में यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टाइम जब भी कोई नई टेबल क्रिएट हो रही होगी उसको वो डेटाबेस के अंदर क्रिएट करेगा नई एंटिटी को, और अगर पुरानी एंटिटी में कोई चेंज है, कोई नया फील्ड ऐड हुआ है या कुछ भी हुआ है, उसको वहाँ पे डेटाबेस के अंदर अपडेट करेगा, प्लस डेटा एज इट इज़ रहेगा, डेटा में कोई चेंज नहीं होगा। तो हम इसलिए हमेशा अपडेट रखते हैं जिससे कि हमारा डेटा डिलीट ना हो नेसेसरी। तो यहाँ पे हमें अपडेट रखना है। अभी मैं प्रोजेक्ट को रन करता हूँ और एक बार ट्राई करते हैं अपनी एपीआई को, जो हमने एपीआई क्रिएट किया है उसको, कि वो हमारा चलता है या नहीं चलता है। यहाँ पे जो हमारा एपीआई क्रिएट हुआ है। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे हम मिस कर गए अभी, यहाँ पे हमें एपीआई के लिए पोस्ट मैपिंग डालना है, क्योंकि हमारी एपीआई है वो डेटा सेव करने वाली है, और डेटा सेव करने वाली एपीआई हमेशा फर्स्ट टाइम डेटा सेव करने के लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं वो पोस्ट मेथड होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे पोस्ट मैपिंग यूज़ करेंगे। अभी हमें प्रोजेक्ट रीरन करना होगा क्योंकि हमने एक चेंज किया है, तो उसके बेसिस पे हम रीरन करके वापस से चेक करते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया। अभी रन होने के बाद मैं पोस्टमैन ओपन करता हूँ। पोस्टमैन, जब तक पोस्टमैन ओपन हो रहा है हम डेटाबेस में एक बार चेक करते हैं डेटाबेस में हमारे पास कोई रिकॉर्ड तो नहीं है। तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि हमारे पास कौन कौन से टेबल्स हैं। हमारे पास यहाँ पे टैब और टैब आईडी सीक्वेंस दो टेबल हैं यहाँ पे। और अगर मैं टैब के अंदर चेक करता हूँ हमारे पास डेटा क्या है, हमारे पास यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं है, हमारे पास ब्लैंक अभी रोज हैं। तो मैं यहाँ पे एक नया टैब ओपन कर लेता हूँ जिसके अंदर मेरा एपीआई का जो मेथड है वो पोस्ट है, जो हमने यहाँ पे, आप देखिए हमने पोस्ट मैपिंग यूज़ किया है।
पोस्ट मैपिंग के बाद अभी हमारा जो डेटाबेस का यूआरएल बनता है वो बनता है, सॉरी, एपीआई का यूआरएल बनता है वो बनता है हमारा http://localhost:8080/ ये यहाँ पे सेमीकोलन हमने डाल दिया, ओके, स्लैश। स्लैश के बाद फिर आता है हमारा ये वाला यूआरएल API/v1/admin/tab, ओके। तो यहाँ पे मुझे ये वाला यूआरएल डाल देना है। अभी यहाँ पे हम बॉडी के अंदर जाएंगे और जेसन में हम यहाँ पे डेटा पास करेंगे। क्या डेटा पास करेंगे? जो भी हमारी टैब के अंदर फील्ड्स हैं उन फील्ड्स की वैल्यू हमें यहाँ पे पास करनी होगी। तो टैब के अंदर हमारे कौन कौन से फील्ड हैं? एक है हमारा टैब नेम, एक है हमारा API बेस यूआरएल, ओके। तो यहाँ पे पहले हम टैब नेम डालेंगे। टैब नेम हमारा हो गया सेलर, और यहाँ पे दूसरा हमारा पैरामीटर आ गया API बेस यूआरएल, और उसकी वैल्यू हो गई हमारी API/v1/seller ***, ओके। ये हमने यहाँ पे हिट कर देना। जैसे ही आप हिट करेंगे डेटाबेस में रिकॉर्ड सेव हो गया, और साथ में हमारा जो अभी देखिए क्रिएटेड एट लास्ट मॉडिफाइड डेट, ये वैल्यूज अभी हमारी नल आ रही है। API बेस यूआरएल भी यहाँ पे सेव नहीं हुआ, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक रहा है, ओके। इसको हम अभी फिक्स करते हैं और एक नया रिकॉर्ड सेव करने का ट्राई करते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ, यहाँ पे डालते हैं API, ये देखिए यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक था, API था, ओके। API हमें पास करना है, API बेस यूआरएल प्लस साथ में हमारा क्रिएटेड एट एंड लास्ट मॉडिफाइड डेट पास नहीं हुआ है, सेव नहीं हुआ है डेटाबेस में, तो वो भी हमें चेक करना है। उसके लिए हमारा क्या मिसिंग है? तो आई थॉट हमारा एक एनोटेशन यहाँ पे रह गया है जो कि मिसिंग है, वो एनोटेशन हमें यहाँ पे डाल देना है। उस एनोटेशन को हम यहाँ पे डाल देंगे, ओके। तो वो होता है हमारा @enable auditing enable JPA auditing, ओके। ये एनोटेशन डाल के हम इसको यहाँ पे रीरन कर लेते हैं। हम वापस से सेव करने का ट्राई करते हैं एक नया रिकॉर्ड। तो अभी आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे क्रिएटेड एट लास्ट मॉडिफाइड डेट, ये सभी कुछ यहाँ पे आ गया है। अभी हमारे स्टेटस की वैल्यू हमें पास करनी है मैनुअली, जो कि हमने अभी नहीं की है। तो स्टेटस हम बाद में पास कर देंगे, कोई इशू नहीं है। स्टेटस में येस और नो हमें कोई भी वाई और एन करके हमें पास करना हो, क्योंकि ये हमारा एक ही कैरेक्टर लेंथ ले पाएगा। तो यहाँ पे हमारा एज यू कैन सी हमारा फर्स्ट API चल गया है। इसके बाद हमें आगे फर्दर APIs क्रिएट करना है। तो वो APIs हम कल के ट्यूटोरियल में क्रिएट करेंगे। अभी के लिए ये करते हैं।